आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो शायद ही किसी ने ना सुना हो, खासकर अगर कोई सिविल सर्विसेज की दुनिया को थोड़ा भी फॉलो करता है। टीना डाबी। अब देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनकी बायोग्राफी दोहराना नहीं है। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक युवा और इतने हाई प्रोफाइल आईएएस अफसर की कहानी आज की भारतीय ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस लम्हे से जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। उनकी कहानी शुरू करने से पहले उनकी नींव को समझना जरूरी है। उनका जन्म भोपाल में हुआ, लेकिन परिवार 2005 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। और ये कोई मामूली शिफ्टिंग नहीं थी। उनकी माँ हिमाली कांबले खुद एक आईएएस अफसर थीं, और तो और उनकी छोटी बहन रिया डाबी भी आगे चलकर आईएएस बनी। ये एक ऐसा माहौल है जहां कह सकते हैं कि डिनर टेबल पर शायद गवर्नेंस और पॉलिसी पर बातें होती होंगी। हाँ, और ये बहुत बहुत अहम है। हम अक्सर इसे सिर्फ प्रेरणा कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक इकोसिस्टम है। जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो सिविल सेवा आपके लिए कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत होती है। आपको पता होता है कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, सर्विस में आने के बाद असल काम कैसा होता है। ये एक ऐसी बढ़त है जो लाखों उम्मीदवारों के पास नहीं होती। इसे आप एक तरह का इनसाइडर नॉलेज भी कह सकते हैं। और इसी इनसाइडर नॉलेज और जबरदस्त मेहनत का नतीजा था 2015 का यूपीएससी रिजल्ट। अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वो उस वक्त सबसे कम उम्र की आईएएस अफसरों में से एक थीं, और सामाजिक तौर पर इसका एक और बड़ा मतलब था। उन्हें यूपीएससी टॉप करने वाली पहली अनुसूचित जाति की महिला के तौर पर देखा गया। बिल्कुल। एलबीएसएनए में ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला, जो बेस्ट ट्रेनी को मिलता है। मतलब शुरुआत धमाकेदार से भी बढ़कर थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनकी सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि बनकर नहीं रह गई जी, ये एक प्रतीक बन गई। एक ऐसा प्रतीक जो देश के करोड़ों युवाओं को यह संदेश दे रहा था कि आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि आपकी काबिलियत के आड़े नहीं आ सकती। बिल्कुल। और पहले प्रयास में टॉप करना ये दिखाता है कि उनकी रणनीति, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता किस स्तर की रही होगी। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता। ये सालों की फोकस तैयारी का नतीजा होता है। राइट। इस एक रिजल्ट ने सिविल सेवा से जुड़ी कई सामाजिक धारणाओं को तोड़ने का काम किया। रैंक 1 और प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल के बाद जाहिर उम्मीदें आसमान पर थी। अब सवाल ये था कि जमीन पर उनका काम कैसा रहेगा। उन्हें कैडर मिला राजस्थान का, जिसे ब्यूरोक्रेसी में काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हाँ। राजस्थान कैडर की अपनी चुनौतियां हैं। एक तो भौगोलिक रूप से ये बहुत बड़ा और विविधता भरा राज्य है। यहाँ जयपुर जैसे आधुनिक शहर हैं, तो वहीं विशाल रेगिस्तानी इलाके भी हैं जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। प्रशासन के लिहाज से ये एक मुश्किल जगह है। टीना डाबी ने अजमेर में असिस्टेंट कलेक्टर से शुरुआत की, फिर सचिवालय में भी काम किया, और आखिरकार उन्हें जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली, पहले जैसलमेर और फिर बाड़मेर में। और बाड़मेर की बात करना यहाँ जरूरी है क्योंकि 2024-25 में उनके काम की सबसे ज्यादा चर्चा यहीं से हुई। बाड़मेर सिर्फ एक रेगिस्तानी जिला नहीं है, यह एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है, पाकिस्तान से सटा हुआ। तो यहाँ एक कलेक्टर के काम में विकास योजनाओं के साथ साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक संवेदनशील एंगल भी जुड़ जाता है। बिल्कुल। एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। आपको न केवल पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी चीजों पर काम करना होता है, बल्कि सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय भी बनाए रखना पड़ता है। राइट। घुसपैठ से लेकर स्मगलिंग तक कई तरह के मुद्दे होते हैं। तो ये एक 24/7 हाई प्रेशर वाली नौकरी है। और इसी हाई प्रेशर माहौल में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। ये था कैच द रेन अभियान। सुनने में यह एक सामान्य सरकारी योजना जैसा लगता है, लेकिन इसके नतीजों ने सबका ध्यान खींचा। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बाड़मेर में पानी की समस्या विकराल है। भूजल बहुत नीचे है और खारा है, तो एकमात्र उम्मीद है बारिश का पानी। इस अभियान का जो मूल आइडिया था वो नया नहीं था। पारंपरिक तरीकों जैसे टांके, जमीन के अंदर पानी जमा करने वाले टैंक, हाँ, और रूफटॉप हार्वेस्टिंग से पानी बचाना। लेकिन जो चीज अलग थी वो था इसका स्केल और उसे लागू करने का तरीका। मतलब इसे सिर्फ एक सरकारी योजना की तरह नहीं चलाया गया। नहीं, और यही इसकी सफलता का राज था। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत थी जन भागीदारी।
प्रशासन ने लोगों को ये समझाने में सफलता हासिल की कि ये सरकार का नहीं बल्कि उनका अपना काम है। अच्छा, पानी की जरूरत उनकी है तो उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। जब स्थानीय समुदाय किसी अभियान को अपना लेता है तो उसके नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। घर घर में, स्कूलों में, सरकारी इमारतों में पानी बचाने के लिए स्ट्रक्चर बनाए गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उन्हें राष्ट्रपति के हाथों एक बड़ा पुरस्कार मिला और साथ ही जिले के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि भी। एक रेगिस्तानी जिले के लिए जहां पानी की कमी विकास में सबसे बड़ी बाधा है, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। ये पुरस्कार या 2 करोड़ रुपए की राशि टीना डाबी की व्यक्तिगत उपलब्धि या आय नहीं थी। ये उस संस्थागत काम को मिली एक पहचान थी, जो पूरे जिला प्रशासन, उनकी टीम और बाड़मेर के लोगों ने मिलकर किया। अक्सर मीडिया में इसे एक व्यक्ति की सफलता के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर ऐसी कोई भी बड़ी पहल हमेशा एक टीम एफर्ट होती है। सही। और इस मॉडल का राष्ट्रीय महत्व यह है कि यह देश के दूसरे पानी की कमी वाले जिलों को एक रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या ऐसी योजनाएं कलेक्टर के जाने के बाद भी चलती रहती है? क्योंकि भारत में अक्सर देखा गया है कि एक अच्छा अफसर एक शानदार पहल शुरू करता है, लेकिन जैसे ही उसका तबादला होता है वो योजना ठंडी पड़ जाती है। यह भारतीय प्रशासन का एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल है। किसी भी पहल की असली परीक्षा यही होती है कि क्या वो व्यक्ति केंद्रित है या व्यवस्था केंद्रित। अगर कैच द रेन अभियान बाड़मेर के प्रशासनिक व्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बन गया है, अगर लोगों ने इसे अपनी आदत बना ली है, तब तो यह एक स्थायी बदलाव है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कलेक्टर के जोश और लगातार निगरानी पर टिका था, तो इसके धीरे धीरे खत्म हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। और यही एक अफसर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसी व्यवस्था बनाना जो उनके बिना भी चलती रहे। और जाहिर है, एक प्रशासक का जीवन सिर्फ पुरस्कारों और वाहवाही से नहीं चलता है। चुनौतियां और विवाद भी साथ साथ चलते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक बाड़मेर में ही उन्हें एक भूमि सौदे से जुड़े मामले में काफी आलोचना और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ा। हाँ, ये भी प्रशासनिक जीवन की एक हकीकत है, खासकर जब आप इतने हाई प्रोफाइल हों। एक जिला कलेक्टर को रोजाना जमीन से जुड़े सैकड़ों फैसले लेने होते हैं और उनमें से किसी एक पर भी विवाद खड़ा हो सकता है। जब आपकी हर हरकत पर मीडिया की नजर हो तो छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा बन जाता है। बिल्कुल। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, जहां जमीन की अवैध बिक्री को लेकर कुछ आरोप लगे और उन्हें सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी। ये दिखाता है कि इस पद पर बैठकर फैसला लेना कितना मुश्किल है, जहां आपके हर फैसले के राजनीतिक और सामाजिक मायने निकाले जा सकते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, यूपीएससी में ऐतिहासिक सफलता, बाड़मेर में राष्ट्रीय पुरस्कार और साथ में ये विवाद, तो सवाल उठता है कि उन्हें इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ उनके काम की वजह से है या कुछ और भी है? मुझे लगता है कि ये उनके काम और उनकी इमेज का एक मिला जुला असर है। उनके प्रभावशाली होने के पीछे कई वजह हैं। एक, उनकी शुरुआत ही एक स्टार की तरह हुई। रैंक 1 ने उन्हें एक पहचान दी। दूसरा, उन्होंने बाड़मेर जैसे मुश्किल जिले में एक ऐसा काम करके दिखाया जिसके नतीजे दिख रहे थे। लेकिन एक तीसरा और शायद सबसे अहम फैक्टर है मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी मौजूदगी। इसने उन्हें एक सेलिब्रिटी आईएएस का दर्जा दे दिया है। ये सेलिब्रिटी आईएएस वाला टैग बड़ा दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका एक फायदा ये नहीं हो सकता कि ऐसे हाई प्रोफाइल अधिकारी सरकार की योजनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा सकते हैं? शायद ये आज के जमाने की जरूरत हो। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस बहस का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ हाँ, उनकी लोकप्रियता योजनाओं के लिए जागरूकता फैलाने में मदद करती है। जब टीना डाबी कैच द रेन के बारे में बात करती हैं तो उसे लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा जटिल है। वो क्या? यहाँ असल सवाल ये है कि क्या ये सेलिब्रिटी कल्चर सिविल सेवा के मूल सिद्धांतों को बदल रहा है? सिविल सेवा का मूल सिद्धांत है गुमनाम रहकर चुपचाप अपना काम करना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्या एक अधिकारी के लिए सिर्फ अच्छा काम करना काफी है या उसे अपने काम को सोशल मीडिया पर बेचना भी आना चाहिए? मतलब काम करने और काम दिखाने के बीच की लाइन धुंधली हो रही है। बिल्कुल, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे अधिकारियों पर एक अलग तरह का दबाव बनता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने का जो खबरों में आए, जिनकी तस्वीरें अच्छी लगें, बजाय उन मुश्किल और उबाऊ प्रशासनिक सुधारों के। हाँ, जिन्हें करने में सालों लगते हैं और जिनका कोई पीआर वैल्यू नहीं होता। दूसरी तरफ मीडिया का फोकस भी उनके प्रशासनिक फैसलों से ज्यादा उनके निजी जीवन, जैसे उनकी शादी या पोस्टिंग, पर चला जाता है। ये एक दो धारी तलवार है जो उनके असल काम से ध्यान भटका सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे हाथ क्या लगता है? टीना डाबी की कहानी एक व्यक्ति की कहानी से बढ़कर
आज के दौर के एक भारतीय प्रशासक की कहानी है। एक तरफ बेमिसाल काबिलियत और जमीन पर काम करने का जज्बा है, तो दूसरी तरफ मीडिया की 24 घंटे की निगरानी और एक पब्लिक पर्सनालिटी होने का दबाव भी है। हाँ, ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। जैसा हमने कैच द रेन के मामले में देखा, सफलता कभी भी एक व्यक्ति की नहीं होती, ये एक पूरी टीम और समुदाय की होती है। लेकिन मीडिया की दुनिया एक चेहरा ढूंढती है, एक हीरो। और इस प्रक्रिया में संस्थागत मेहनत अक्सर व्यक्तिगत चमक के पीछे छिप जाती है। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि आज के अफसरों को सिर्फ फाइलें नहीं बल्कि अपनी पब्लिक इमेज भी मैनेज करनी पड़ती है। और ये एक ऐसी स्किल है जो शायद LBSNA में नहीं सिखाई जाती। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि टीना डाबी भारतीय ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा चेहरा है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उनकी यात्रा में प्रेरणा भी है, सबक भी है और कुछ मुश्किल सवाल भी। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। किसी भी प्रशासक की सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए? क्या वो राष्ट्रीय पुरस्कार और मीडिया की सुर्खियां हैं जो उन्हें तुरंत मिलती हैं, या फिर जमीन पर आया वो धीमा स्थायी बदलाव है जिसका असर शायद सालों बाद दिखाई दे जब वो अफसर उस जिले से जा चुका हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के इस दौर में इन दोनों के भी संतुलन बनाना मुमकिन है?